हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो ये केमिस्ट्री के क्रैश कोर्स का तीसरा लेक्चर है। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन दोनों वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर पहले के वीडियो भी देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाऊंगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, जो पहला क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन है यहाँ पर कि एलिफैटिक प्राथमिक एमीन पर HNO2 की क्रिया से प्राप्त होता है, यानी कि जो एलिफैटिक प्राथमिक एमीन है, जब इन पर जो है HNO2 की क्रिया होती है तो क्या प्राप्त होता है। इसके लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए प्राथमिक एमीन है RNH2, ये हो गया यहाँ पर प्राथमिक एमीन। अब ध्यान दीजिए, अगर इसकी क्रिया हम लोग करा दें HNO2 से, इस प्रकार इससे क्रिया कराएंगे, तो यहाँ पर जब इससे क्रिया कराई जाएगी तो यहाँ पर जो उत्प्रेरक यूज होंगे उसमें यूज होगा आपका NaNO2, याद रखेगा NaNO2 यूज होगा। इसके अलावा जो है प्लस HCl ये यूज होगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब क्रिया होगी तो इसमें होगा क्या, यहाँ से ये वाला नाइट्रोजन और यहाँ से ये वाला नाइट्रोजन, यानी कि इसमें जो है यहाँ पर N2 ये निकल जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ से ये H2 और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलेगा, यानी कि इसमें जो है N2, इसके अलावा H2O निकल जाएगा। ये निकल गया तो अब ध्यान दीजिए प्लस यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर ये हो जाएगा R। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ से ये N निकल गया है, ये H2 निकल गया है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये वाला N निकल गया है और एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, तो एक ऑक्सीजन और एक ये हाइड्रोजन यहाँ पर बचा है, यानी कि यहाँ पर ये बच गया है OH। इस प्रकार से ये बना आपका एल्कोहल, तो यहाँ पर ये बन जाएगा एल्कोहल, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका विकल्प नंबर ए जो दिया गया है एल्कोहल, ये सही होगा। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि एलिफैटिक प्राथमिक एमीन पर जब HNO2 की क्रिया होती है तो वहाँ पर एल्कोहल प्राप्त होता है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि ल्यूकास अभिकर्मक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि जो सांद्र HCl होता है, HCl जो होगा ये सांद्र होगा, यानी कि सांद्र HCl। इसके अलावा जो है निर्जल ZnCl2, इसका जो मिश्रण होता है, इस मिश्रण को हम लोग बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। ये आप लोग याद रखिएगा कि सांद्र HCl इसके अलावा निर्जल ZnCl2 के मिश्रण को हम लोग बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका विकल्प नंबर ए जो दिया गया है ये सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यौगिक फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है, यानी कि यहाँ पर जितने यौगिक दिए गए हैं इनमें कौन सा ऐसा यौगिक है जो कि फेहलिंग विलयन को जो है यहाँ पर अपचयित नहीं करता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि केवल जो है CHO समूह युक्त यौगिक ही जो है फेहलिंग विलयन को अपचयित कर सकते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि केवल जो है CHO समूह युक्त यौगिक जो होते हैं ये फेहलिंग विलयन को अपचयित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें आपका CHO है, इसमें भी आपका CHO है, इसमें भी आपका CHO है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए ये COOS दिया गया है, यानी कि यहाँ पर ये जो दिया गया है ये फेहलिंग विलयन के साथ कोई क्रिया नहीं करेगा, और अगर कोई क्रिया नहीं करेगा तो यहाँ पर ये उसे जो है अपचयित नहीं कर सकता है, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है, यानी कि कौन सा ऐसा यौगिक है जो कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। तो कैनिजारो अभिक्रिया के बारे में आप लोग याद रखिएगा, इस अभिक्रिया को जो है केवल वही एल्डिहाइड दे सकते हैं जिनमें जो है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, जिनमें जो है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु जो है वो उपस्थित नहीं होता है, वैसे यौगिक ही यहाँ पर जो है कैनिजारो अभिक्रिया दे सकते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कि कैनिजारो अभिक्रिया जो है केवल वे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें जो है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु जो है उपस्थित नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो ये दिया गया है आपका CH3 CH2 CHO ये दिया गया है, इसमें जो है
अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है। ये याद रखिएगा, इसमें जो है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, इसलिए यहाँ पर ये जो है कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा, क्योंकि आपको बताया गया कि कैनिजारो अभिक्रिया जो है वही यौगिक देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु जो है उपस्थित नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो दिया गया है इसमें जो है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, इसलिए यहाँ पर ये जो है कैनिजारो अभिक्रिया नहीं दे सकता है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि एमाइडों से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है, यानी कि जो एमाइड होते हैं जब इनसे एमीन बनाया जाता है तो इसमें कौन सा अभिकर्मक जो है प्रयोग किया जाता है। तो अगर यहाँ पर हम लोग एमाइड की बात करें तो जैसे कि आप प्रयोग कर सकते हैं C6H5, इसके अलावा CONH2, इसे हम लोग बोलते हैं बेंजेमाइड। याद रखिएगा यहाँ पर ये है आपका बेंजेमाइड। तो अगर इसकी क्रिया आपको करानी है, यानी कि इससे जो है आपको एमीन बनाना है, तो इसमें जो हम लोग यहाँ पर अभिकर्मक प्रयोग करेंगे वो प्रयोग करेंगे Br2। इसके अलावा जो है इसमें प्रयोग होगा KOH, इसका यूज किया जाएगा। और जब यहाँ पर इससे अभिक्रिया होगी तो इसमें यहाँ पर आपका बनता है एमीन, यानी कि C6H5, इसके अलावा बन जाएगा NH2, और इसमें यहाँ पर जो है K2CO3 निकलेगा। इसके अलावा जो है इसमें KBr निकल जाएगा, और इसके अलावा इसमें जल यानी कि H2O। अगर इसे आप संतुलित करेंगे तो यहाँ पर जो है 4KOH लिखेंगे, इसके अलावा यहाँ पर आएगा 2KBr, और यहाँ पर हो जाएगा 2H2O, इस प्रकार से। तो ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। याद रखिएगा, इस अभिक्रिया को बोला जाता है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें यूज हुआ है Br2, इसके अलावा KOH, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका जो विकल्प नंबर ए दिया गया है ये यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि RNA में कौन सा क्षारक नहीं होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है RNA की। RNA इसका मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। याद रखिएगा, RNA का मतलब है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो अगर इसमें हम लोग क्षारक की बात करें तो इसमें जो है 4 प्रकार के क्षारक होते हैं। एक तो होता है आपका एडेनिन, जिसे हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है ग्वानिन, जिससे हम लोग जी से प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा होता है साइटोसिन, जिससे हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। और इसके अलावा जो है इसमें होता है यूरेसिल, इसमें एक और होता है जिससे हम लोग लिखते हैं यूरेसिल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक हो गया आपका एडेनिन, दूसरा ग्वानिन, इसके अलावा साइटोसिन, और चौथा होता है यूरेसिल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें साइटोसिन भी दिया गया है, एडेनिन भी दिया गया है, यूरेसिल भी दिया गया है, केवल थाइमिन नहीं है। यानी कि RNA में जो है यहाँ पर कौन सा क्षारक नहीं होगा, थाइमिन नहीं होगा। ये यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि Na+Mb, ये आपको दिया गया उत्पाद, वेग दिया गया यहाँ पर K, A⁴N, B⁴M, उपरोक्त अभिक्रिया की कोटि होगी। तो यहाँ पर आपको अभिक्रिया की कोटि बतानी है। तो आप लोग याद रखिएगा कि वेग नियम में उपस्थित जो अभिकारक दिए गए हैं और इनकी जो सांद्रताओं की घात दी गई है, यहाँ पर A की पावर कितनी है N और B की पावर कितनी है M। तो ये जो घात दी गई है इसके योग को हम लोग अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, N दिया गया है और M दिया गया है, इनके योग को जो है हम लोग अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, इनके योग को ही अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि बराबर N+M, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि संचालित वाहनों के टायर जो है वो निर्मित होते हैं, यानी कि जो संचालित वाहन होते हैं उनके टायर जो है किससे बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं SBR का। SBR इसका मतलब याद रखिएगा स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबड़। याद रखिएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबड़, या फिर इसे हम लोग चार्ट में लिखते हैं ब्यूना एश, इसे बोला जाता है ब्यूना एश। इस प्रकार से भी आप इसे लिख सकते हैं, या फिर SBR, इसका मतलब जो है यहाँ पर स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबड़। इसका प्रयोग जो हम लोग वाहनों के टायरों में जो है ट्यूब आदि बनाने में करते हैं, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी जो है सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि 4 धातुओं यहाँ पर दिया गया है ABCD
कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः यहाँ पर दिया गया +1.5 वोल्ट, इसके बाद है -2.0 वोल्ट, +0.34 वोल्ट, इसके बाद है -0.76 वोल्ट। इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता क्रम है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो दिया गया ये ए के लिए दिया गया है, ये बी के लिए दिया गया है, ये सी के लिए और ये यहाँ पर डी के लिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें जो सबसे कम है वो है -2.0, -2.0, जो कि यहाँ पर किसके लिए दिया गया था, ये दिया गया है बी के लिए, इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया 0.76, ये 0.76, ये मान दिया गया है, माइनस में ये भी है और ये मान है डी के लिए। इसके बाद ध्यान दीजिए, फिर आपको दिया गया प्लस का 0.34, ये मान हो जाएगा सी का। इसके बाद दिया गया है फिर +1.5, ये मान दिया गया है ए का, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से जो है सक्रियता का क्रम प्रदर्शित करेंगे। और आप लोग इसके बारे में याद रखेगा यहाँ पर कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर जो है मानक अपचयन विभव के मान बढ़ने के साथ साथ याद रखेगा धातुओं की सक्रियता जो है वो घटती जाती है। ये आप लोग याद रखेंगे कि मानक अपचयन विभव तो बढ़ता है ऊपर से नीचे जाने पर, लेकिन जो धातुओं की सक्रियता होती है वो घटती जाती है। और धातुओं की सक्रियता जो घटती है उसका क्रम इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बी, डी, सी, ए, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, यानी कि ऐसी कौन सी धातु है इनमें जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। तो आप लोग याद रखेगा कि Cu, इसके अलावा जो है Ag और इसके अलावा Pt, इनकी तुलना में जो आपका Al होता है एल्यूमिनियम, इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव या फिर आप बोल सकते हैं मानक अपचयन विभव जो है वो अधिक ऋणात्मक यानी कि -1.66 वोल्ट इतना होता है। ये आप लोग याद रखिए यहाँ पर कि कॉपर, Ag, इसके अलावा Pt की तुलना में जो आपका Al होता है इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव या फिर बोल सकते हैं आप मानक अपचयन विभव ये अधिक ऋणात्मक यानी कि -1.66 होता है। इसलिए यहाँ पर जो है ये Cu, Ag और Pt की अपेक्षा जो है सरलता से ऑक्सीकृत हो जाएगा। ये आप लोग याद रखेगा इसके बारे में, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर सी जो है सही होगा। लोग याद रखेगा कि Cu, Ag और Pt की तुलना में जो आपका Al है इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव या फिर बोल सकते हैं मानक अपचयन विभव जो है अधिक ऋणात्मक होता है, जिसके कारण ये जो है यहाँ पर सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है। इसलिए विकल्प नंबर सी जो है सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि धातु जो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 को विस्थापित नहीं कर सकती है, यानी कि HCl से जो है H2 को विस्थापित नहीं कर सकती है, ऐसी कौन सी धातु है। तो इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको दिया गया है एक तो Cu है, इसके अलावा ध्यान दीजिए आपको Zn दिया गया है, Mg दिया गया है और इसके अलावा एल्यूमिनियम यानी कि Al दिया गया है। तो ये तीनों धातुएं जो है ये हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये तीनों धातुएं जो है ये हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं। इससे आप ये बता सकते हैं कि ये जो है हाइड्रोजन से अधिक प्रबल अपचायक हैं, क्योंकि ये जो है हाइड्रोजन से ऊपर उपस्थित हैं। और अगर ये हाइड्रोजन से ऊपर उपस्थित हैं तो ये अधिक प्रबल अपचायक हैं। लेकिन जो आपका कॉपर यानी कि जो Cu है ये हाइड्रोजन से दुर्बल अपचायक होता है, और अगर ये हाइड्रोजन से दुर्बल अपचायक है तो ये जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जो है यहाँ पर H2 यानी कि हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। और अगर ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी जो है सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अभिक्रिया, आपको अभिक्रिया दी गई, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2H2O2 दिया गया है और इसके बाद जो अभिक्रिया हुई इसमें ध्यान दीजिए इसका जल अपघटन हो गया, यानी कि जो H2O2 दिया गया है इसका यहाँ पर जल अपघटन हो गया है। के लिए जो है यहाँ पर R बराबर दिया गया के H2O2 है, यह अभिक्रिया है। तो आप लोग याद रखेगा यहाँ पर कि इसमें जो है H2O2 का जल अपघटन हुआ है और H2O2 का जल अपघटन जो है ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ये आप लोग याद रखेगा कि H2O2 का जल अपघटन जो है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसका मतलब यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी जो है सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्धायुकाल में संबंध है। तो यहाँ पर आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो है वेग स्थिरांक, इसके अलावा अर्धायुकाल में संबंध बताना है। तो आप लोग याद रखेगा वेग स्थिरांक और अर्धायुकाल में जो संबंध होता है उसे हम लोग इस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, T½
बराबर होता है 0.693 और बटे में होता है के। यहाँ पर याद रखिएगा 0.693 और बटे में होता है के। इस समीकरण के द्वारा जो हम लोग यहाँ पर अर्धायुकाल और इसके अलावा वेग स्थिरांक में संबंध को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये विकल्प नंबर ए में दिया गया, यानी कि आपका विकल्प नंबर ए जो है सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु 400 सेकेंड है, इसका वेग स्थिरांक होगा। तो यहाँ पर आपको वेग स्थिरांक ज्ञात करना है और अर्धायु दी गई है। अर्धायु का मतलब ध्यान दीजिए, ये मान जो दिया गया है ये मान t½ का दिया गया है यहाँ पर। तो सूत्र होता है k बराबर 0.693 और बटे में होता है यहाँ पर t½ अगर इसमें हम लोग मान रखेंगे तो 0.693 और बटे में ध्यान दीजिए t½ यानी कि अर्धायु, इसका मान दिया गया 400 सेकेंड। तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा 400। जब इससे हम लोग इसको भाग करेंगे तो भाग करने पर इसका जो मान आएगा, इसका मान लगभग आएगा 0.00173 इतना आ जाएगा। अगर इसको आप मानक रूप में लिखेंगे तो इसे मानक रूप में लिखने के लिए दशमलव जो है वो एक अंक के बाद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर होना चाहिए। तो इसे आप ऐसा लिख दीजिए 1.73 गुणे, यहाँ पर ध्यान दीजिए दशमलव 1 अंक 2 अंक और 3 अंक आया है आगे, तो 10 की घात यहाँ पर हो जाएगा -3 और यहाँ पर सेकंड इनवर्स इस प्रकार से, यानी कि ये आ गया 1.73 गुणे 10 की घात -3 सेकंड इनवर्स, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका विकल्प नंबर ए जो है सही हो जाएगा। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।